वेस्टर्न नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए नया नावल एक लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आएगा। इस नावल का नाम है हिदायत। राइटर हैं सना खान। तो चलिए इस नावल को स्टार्ट करते हैं। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद में आ रही थी, तब इसकी एकदम आँख खुली। इसने बिना कुछ सोचे अपने साइड पर रखे सेल फोन को उठाया। सेल की स्क्रीन पर 9:30 बज रहे थे। ये देखकर इसकी आंखें उदासी से भर गई। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने कोई जैसे इससे किसी ने कोई बहुत कीमती चीज़ छीन ली हो। वक्त कीमती चीज़ ही तो है। वो उदासी जो इसकी आंखों में थी वो वक्त गुजरने की ही थी। वक्त गुजर गया था, इसने कुछ गवा दिया था, और जो चीज़ इसने गवाई थी वो फजर का वक्त था। फजर की नमाज का वक्त। आज फिर इसकी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी, और आज इसको पहले की दिनों की निस्बत ज़्यादा दुख था। शरीन बेगम अपनी प्यारी बेटी के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजाए बैठी थी। एकदम इनकी निगाह ऊपर की सीढ़ियों की तरफ गई, और वहाँ से बहुत मासूम सी सूरत की हामिल लंबे बालों वाली नाजुक से लड़की आती दिखाई दे रही थी। और वो कोई और नहीं, इनकी प्यारी बेटी हया नूर थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें इसकी दिलकश सूरत में और इजाफा करती थी, और इसके छोटे से मगर प्यारे होंठ इसको मासूम दिखाने में चार चांद लगाते थे। रंग ज़्यादा गोरा ना था, पर अट्रैक्शन कमाल की थी। हया नूर, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी वालेकुम सलाम मेरी जान, आज फिर देर से उठी आप? हया नूर, जी अम्मी आज फिर, इसने बहुत अफसरदा लहजे में कहा। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। अब वो घर के कामों में हिस्सा लेती थी। थोड़ी बहुत कुकिंग इसको आती थी, और वो और कुछ करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो आज तक इसके ख़ानदान में किसी ने ना किया हो। वो अपने बालों को संवार रही थी और आईना देखते जाती और खुद से बातें करती जाती। वो खुद से बातें किसी पागलपन की वजह से ना करती थी, बल्कि वो एक्टिंग का बेतहाशा शौक पाले हुए थी। इसे एक्टर बनने का बहुत शौक था, पर इसमें कुछ तानी भी नजर आती थी। इसने सोचा था कुछ बनना है, एक्टर नहीं बन सकती थी। ख़ानदान का माहौल ही कुछ ऐसा था, ख़ासकर इनके घर का माहौल, और इसका दिमाग भी इस तरफ ज़्यादा न जाता था। वो अपना एक्टिंग का शौक अपने सेल में वीडियो बनाकर पूरा कर लेती थी, जो कि वो सिर्फ अपने लिए बनाती थी। हुज़ैफ़ा साहब, हया नूर के वालिद। हया बेटा, कहाँ हो आप? वो इसे मुसलसल आवाज़ें दे रहे थे। हया, जी बाबा जानी। हुज़ैफ़ा साहब, हया मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई तो मुकम्मल कर ली है, आगे का क्या इरादा है आपका? हया को जब भी अचानक एक शख्स की बात याद आई। इसे किसी ने कहा था कि तुम कभी मदरसा आकर देखना, वहाँ तुम्हें बहुत मालूमात होंगी। जो तुम चाह रही हो वो वहाँ होगा। इसे बहुत शौक था इस्लामी मालूमात का। इसने इस वक्त तो इस शख्स की ये बात अनसुनी अनसुनी कर दी, पर आज इसे अचानक याद आया था। इसने झट से कहा, बाबा जानी मुझे मदरसा जाना है। हुज़ैफ़ा साहब, मदरसा? वो हैरत से पूछ रहे थे। हया, जी बाबा जानी, मैं एक बार जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ले जाएंगे? हर तरफ गहमा गहमी का समा था, हर कोई अच्छे मलबूसात में मलबूस था। सारे ख़ानदान के लोग और रिश्तेदार सब इस तकरीब में शामिल थे। हया के कज़न की शादी थी, वहाँ इसके कज़न के बहुत से दोस्त भी शामिल थे। इन्हीं में एक पुरकशिश लड़का अफान पाशा भी था। हयानुर तेज़ी से स्टेज की तरफ जा रही थी। वो पिंक कलर के लिबास में थी, और और भी दिलकश लग रही थी। मेकअप ज़्यादा डार्क ना था, और वो अपने सारे बाल एक शाने पर फैलाए हुए थी। जब भी वो कॉल पर बात करता हुआ अफान पाशा से जा टकराई, और अफान पाशा ने इसे गिरते हुए थाम लिया। दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। हयानुर ने संभलते हुए अफान पाशा को सॉरी कहा। अफान पाशा, इट्स ओके। आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है जो आपने सामने देखना भी गवारा ना किया? चलते हुए इसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अफान पाशा बहुत अमीर घर का लड़का था, पर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की तरह इसने तरह था न था, बल्कि इज्जतदार था, और औरत ज़ात की हर दर्जा इज्जत करता था। नेचर वाइज बहुत फ़नी था, बिल्कुल हया नूर की तरह। हया नूर, मैं देख कर नहीं चल रही थी, पर आप तो देख रहे थे ना। आप ही जाते रास्ते से, इसने तंजिया लहजे में कहा। अफान पाशा मुस्कुराकर हया नूर को देखता रहा। हया पहली लड़की थी जो इससे अच्छी लगी थी, सबसे अलग मिजाज की लगी थी। हया की अम्मी ने स्टेज पर से ही हया नूर को आवाज़ लगाई। हया नूर, इधर आओ बेटा। जब अफान को हया नूर का नाम मालूम हुआ, हया नूर अफान पाशा को घूरते हुए स्टेज की ओर बढ़ गई। अफान पाशा ने फिर इसका नाम लिया, मुस्कुराते हुए। हया नूर। हया स्टेज पर जाते हुए बुड़बुड़ाने लगी। समझता क्या है खुद को? मैंने इस पर तंज किया, फिर भी मुस्कुराए जा रहा था, बदतमीज। शरीन बेगम ने कहा। कौन मुस्कुराए जा रहा था? किसकी बात कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी जान, इसने बात को टालते हुए कहा। हया नूर पर्दा नहीं करती थी, बस सर पर दुपट्टा भी होता तो वो खुद को बहुत नेक परहेजगार समझती थी। लाडो में पल रही थी, तो शरीन बेगम और हुज़ैफ़ा साहब भी रोक टोक नहीं करते थे। वो दिल के कायल थे कि दिल अगर नहीं किसी अमल की तरफ, तो इसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता।
सही तो सोच थी इन दोनों की, दिल को अगर कोई अमल बुरा ना लगे तो कोई इसे कितना ही बुरा साबित कर दे, पर इस शख्स के दिल को बुरा नहीं लगेगा। हदीस मुबारक का मफहूम है, गुनाह वो है जो खटके खटके तेरे दिल में और तू नापसंद करे के मतलब आगाह हो लोग इस पर लोग। हया नूर को अपना पर्दा ना करना गुनाह नहीं लगता था, इसका नुक्ता नज़र बस ये था कि वो नमाज़ पढ़ ले, सर पर दुपट्टा ले ले तो वो बहुत नेक है। अफान बादशाह अपने ऑफिस में बैठा हुआ कहीं खोया हुआ था। इसकी नज़रों के सामने बस वही लम्हा घूम रहा था जब हयानूर और इसका आई कांटेक्ट हुआ था। सेल फोन की रिंग बजती है, सेल की स्क्रीन पर वजाहत खान, हयानूर का कज़न का नाम जगमगा रहा होता है। अफान बादशाह, अस्सलाम वालेकुम। वजाहत खान, वालेकुम सलाम। मेरे यार, वो मैंने तुझे इनवाइट करने के लिए कॉल की है, आज तो हमारे घर इनवाइट है। अफान, क्या आज क्या है भाई, वलीमा तो कल हो गया था ना। वजाहत, यार असल में कल मैं तुम सब दोस्तों को टाइम नहीं दे पाया तो आज गेट टुगेदर रखा है, ये बताएगा ना, बता आएगा ना तू। अफान पाशा कैसे मना कर सकता था, इसको एक और मौका मिल रहा था यहाँ से मुलाकात का। अफान, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बुला और मैं ना हूँ, ऐसा हुआ है क्या कभी। अफान पाशा ने खुश होते हुए कहा। अफान के अंदर तो जैसे किसी ने बिजली भर दी थी। वो फ़ौरन घर की तरफ रवाना हुआ। वजाहत खान सूट बूट में सजे हुए अपने दोस्तों से गप्पे लगाने में मसरूफ़ था। सब दोस्तों के चेहरे पर खुशी थी सवाए के, और वो एक शख्स अफान पाशा, तो इसकी नज़र बस हया नूर को ही तलाश कर रही थी। और क्यों ना करती। अफान पाशा तो आया ही आज खास कर इसके लिए था। अफान पाशा ब्लैक कलर के कोट पैंट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। गोरा रंग, बादामी आंखें, पतले मगर प्यारे होंठ, इसकी सारी अट्रैक्शन इसी इसकी आंखों में थी। आज इसे जो भी देखता तो इसका गिरवेदा हो जाता। वो आज बहुत वजीह लग रहा था, पर इसका तो सारा गेटअप सिर्फ और सिर्फ हयानूर के लिए था। ब्लैक कलर की मैक्सी पहने, सिल्की बालों में हाथ फिराते हुए वो अपने बाबा जानी हुज़ैफा साहब के पास जा रही थी। इत्तफाकन दोनों के, अफ़ान और हयानूर के ड्रेस ब्लैक थे। जब अफ़ान पाशा ने हयानूर को देखा तो इसमें खुशी की लहर दौड़ गई, और ख़ासकर ब्लैक ड्रेस को इसने मद्देनजर रखा। इसने देख तो लिया था हयानूर को, अब बात इससे मुलाकात करने की थी कि वो कैसे की जाए। चुनाचे इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो जूस का गिलास किसी बहाने से गिरा लिया। वहीं पास से हयानूर गुजर रही थी। मौका देखकर अफान ने थोड़ा ज़ोर से बोला, "ओ शिट यार।" सब दोस्त इसकी तरफ मतवजह हो गए। वजाहत खानो क्या हो, ओहो कैसे गिर गया ये है अफान यार। वजाहत ने पास से गुजरती हयानूर को आवाज़ दी। हयानूर हयानूर वजाहत के पास आई। क्या हुआ वजाहत, कोई काम था। वजाहत, हाँ वो प्लीज़ तुम अफान को वॉशरूम तक ले जाओगी। हयानूर अफान को बेरुखी की नज़रों से देखते हुए, क्यों ये छोटे बच्चे हैं क्या। वजाहत, अरे हयानूर मेरा वो मतलब नहीं है, असल में इसके ड्रेस पर जूस गिर गया है, प्लीज़ तुम इसे वॉशरूम का रास्ता दिखा दो बस। हयानूर अफान को मुखातिब करते हुए, चले आए। अफान पाशा मुस्कुराते हुए है आके पीछे हो लिया। हयानूर को इसकी ये बात बहुत गुस्सा दिलाती थी कि भला क्या वो अफान को जोक सुनाती है, जब देखो उसकी बातों पर मुस्कुराता रहता है। लाउंज से वॉशरूम के रास्ते तक अफान इससे बातें करने की कोशिश करता रहा, पर हयानूर ज़रा रिस्पॉन्स नहीं देती। हयानूर अफान, हयानूर हयानूर हैरान होते हुए, आपको मेरा नाम कैसे पता। अफान पाशा हीरो बनते हुए, अरे प्यार करने वाले नाम पता कर ही लेते हैं। वैसे आप ब्लैक मैक्सी में बहुत हसीन लग रही हैं, जैसे तवे पर रोटी लगती है, इसने थोड़ा हंसकर कहा था। अफान पाशा बातों के बीच में मजाक भी कर जाता था, और आज भी इसने ये किया, पर आज इसके सामने हया थी। हयानूर, ओ शट अप, आपको तमीज़ नहीं है, जब आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा फिर भी आप फ्री ही होते चले जा रहे हैं, जहर लगते हैं मुझे ओवरलोग। मैं आपको बस वजाहत की वजह से कुछ नहीं कह रही, वरना। अफान बादशाह ने अपने दिल में बोला, इतना कुछ बोल गई है, अभी भी कुछ बाकी है। अफान, फटना क्या करती है आप। हयानूर, मुझे लगा था कि आप मेरे इतने सुनाने पर आप यहाँ से चले जाएंगे, पर आप तो ढीठ हैं, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है आप में। आपके वाकई फ़ान को बुरा लगा था, क्योंकि हयानूर की आंखें अब बिल्कुल लिहाज नहीं था। इसने अफान को काफ़ी कुछ ऐसा सुना दिया था जो आज तक इसे किसी ने नहीं कहा था। इस बार अफान हयानूर को नाराज़गी से घूरते हुए गया था। हयानूर तो जब तो कोई एहसास नहीं हुआ। वो भी लाउंज की तरफ चली गई अफान के जाने के बाद। हयानूर देखते है कि अफान बार बार वजाहत से अपना हाथ छुड़ा रहा होता है। वजाहत इसे बहुत रोकता है, पर वो बिना कोई वजह बताए जाने की करता है। आखिरकार वजाहत बोलता है, यार आखिर ऐसा क्या हो गया है। अभी तो तू बहुत खुश था, किसी ने कुछ कहा है, बता मुझे। अफान हया की तरफ देखता है, और हया भी इसे दूर से ही देख रही होती है, पर अफान के देखते ही हया इससे निकाह चुरा देती है। अफान, वजाहत मुझे जाना है, मुझे घर से अभी कॉल आई थी। अफान के लिए वहाँ रुकना नामुमकिन हो गया था, वो बस जल्द ही वहाँ से जाना चाहता था। मेरा जाना ज़रूरी है वजाहत, अब तो मुझे नहीं रोक प्लीज़। वजाहत, अच्छा कोई फ़िक्र की तो बात नहीं, मैं भी साथ चलूँ तेरे। अफान, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फिक्र की बात होगी तो मैं तुझे ज़रूर बुलाऊंगा। वजाहत, चल ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़। हयानूर अपने दिल में ख्याल करती है कि अफान इसे फिर देखेगा, पर अफान पाशा सीधा अपनी कार की जाने बढ़ जाता है। रात के 2 बज रहे हैं। जैफा साहब के घर में सबके रूम की लाइट बंद है, पर एक रूम रोशन है, और वो हयानूर का रूम है। हयानूर कमरे की छत की को तकते हुए कुछ सोचे जा रही थी। बार बार इसके दिल में एक बात को लेकर पछतावा आ रहा था। जो कुछ इसने अफान के साथ किया था वो बार बार इसके दिमाग में रिपीट हो रहा था। अफान की वो नाराज़गी वाली निगाहें, अफान का वो इसको बिना देखे अपने घर चले जाना। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज तक इसने जिसको भी जो भी कुछ कहा, इसे कभी एहसास नहीं, कभी दोबारा दिमाग इस तरफ नहीं गया, तो आज क्यों। वो खुद से सवाल किए जा रही थी, और मुश्किल ये थी कि वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, और अफान से माजरत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके पास
अफान का नंबर नहीं था और घर का एड्रेस भी ना था कि घर जाकर सॉरी करने कर ले। वो ये भी सोच रही रही थी कि इसने किस हक से अफान को इतना सुनाया था। इसने बस थोड़ा मजाक ही तो किया था, तो वो क्यों इतना रूड हो गई थी। और फिर अफान मेहमान था। शरीन बेगम, हया नूर बेटा आप अब आ भी जाओ, नाश्ता लग गया है, हुज़ैफा साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। भाई हमारी हया अभी तक उठी क्यों नहीं? शरीन अपने घर की मेड फरहाना बीबी से कहती है, फरहाना ज़रा पता करो हया नूर की तबीयत तो ठीक है। फरहाना बीबी जूस का जग हाथ में थामे डाइनिंग टेबल तक आकर के कहती है, वो शरीन बेगम साहबा, कल जब मैं पानी पीने किचन में गई थी तो हया बीबी के रूम की लाइट जल रही थी। शायद इनकी तबीयत ख़राब हो। शरीन और हुज़ैफ़ा सुनते ही हुज़ैफ़ा ये सुनते ही टेबल से उठ ही रहे होते हैं कि हया नूर ऊपर की सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरती हुई नजर आई। शरीन और हुज़ैफ़ा वहीं खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके नीचे आते ही इन दोनों ने फ़ौरन पूछा, हया नूर इतनी देर क्यों उठी? तबीयत तो तबीयत तो ठीक है बेटा आपकी, हया नूर ने कहा। जी मामा बाबा आई एम फाइन। वो वजाहत कहाँ है? हया ने दोनों को की तरफ देखते हुए पूछा। शरीन ने बताया, बेटा वो तो ऑफिस गया। इस सुनते ही हया नूर ने मामा बाबा को खुदाफिज कहा और बाइक की ओर बढ़ गई। वो वजाहत के ऑफिस में एंटर होती ही सीधा वजाहत के ऑफिस रूम में दाखिल हुई और बोलती है, वजाहत आज तुम जल्दी ऑफिस आ गए? वजाहत, मैडम मैं तो अपनी टाइमिंग पर ही आया हूँ, वैसे आप मोहतरमा आज यहाँ कैसे आ गई आज? हया नूर, क्यों मैं नहीं आ सकती? वजाहत, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम आ सकती हो। मुझे लगा कि तुम्हें कोई काम होगा मुझसे, क्योंकि तुम कभी इस टाइम नहीं आए। ना चलो खैर, ये बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? हयानूर, चाय। वजह फ़ोन पर चाय का ऑर्डर तो करता है, तभी हयानूर सोचती है कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा अफ़ान का नंबर लेने का। हयानूर, वो वजह सुनो, आज मेरे चाय तुम खुद ले आओ प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। वजहत, अच्छा मैडम जो आपका हुक्म। आखिर आप वजहत के ऑफिस में आए हैं, अब ऐसी मेहमान नवाजी तो बनती है। वो हंसता हुआ ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है और वजहत का सेल फ़ोन इसकी टेबल पर रखा था। हया ने सेल फ़ोन उठाया और फ़ोन बुक ऊपर नीचे करने लगी। बुलाकर हया को फ़ान का नंबर मिल ही गया। इसने फ़ान का नंबर अपने सेल फ़ोन में सेव किया और ऑफिस से चली गई। फ़ान अपने घर के रूम में ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है। वो अपने दोनों हाथ लैपटॉप पर रखे कुछ पढ़ रहा था और इसके चारों तरफ फाइल्स का घेरा होता है। जब ही इसके सेल की रिंगटोन बजती है, वो बिना नंबर देखे कॉल अटेंड करता है। कहता है, अस्सलाम वालेकुम, फ़ान पाशा स्पीकिंग। दूसरी जानिब हयानूर समझ नहीं पाती कि बात का आगाज़ कैसे करे। हयानूर, वालेकुम सलाम अफ़ान, मैं हयानूर। अफ़ान बादशाह हयानूर का नाम सुनते ही कॉल कट कर देता है। हयानूर दोबारा ट्राई करती है, बेल जारी होती है पर कॉल अटेंड नहीं होती है। वो बार बार कॉल करती है पर कॉल अटेंड नहीं होती है। और फिर हयानूर को फ़ान का नंबर बंद मिलता है। हयानूर की आंखें नम हो जाती हैं और समझ नहीं पाती कि वो अफ़ान से बात करना चाहती है, क्यों वो इससे माफ़ी मांगना चाहती है। इसे एहसास हो गया काफ़ी है, फिर क्यों वो बात करे? हयानूर को के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? वो इसी सोच में गुम रहती थी। फिर इसने सोचा कि अफान से माफ़ी मांगने की बस आखिरी कोशिश करती हूँ, इसके बाद इसे पलट कर भी नहीं देखूंगी, वजाहत से बात करती हूँ, अब यही एक रास्ता है बस। हया बेटा, मैं एक मदरसा देख कर आया हूँ, बहुत अच्छा है, तुम चलो बताओ चलोगी वहाँ? मैं सोच रहा पहले तुम्हें दिखा दूँ, जो तुम्हें सही लगे इसमें दाखिला ले लेना। हुज़ैफ़ा साहब हया से बात कर रहे होते हैं और वो तो जैसे बस आंखों से ही इनकी तरफ मुतवज्जो होती है, दिमाग तो इसका कुछ और ही सोचों में होता है। हुज़ैफ़ा साहब फिर से इसे मुखातिब करते हैं, हया बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने सुना मैंने आपको अभी क्या बताया है? हयानूर, जी बाबा जानी। हयानूर बातों मुख्तसर करते हुए कहती है, इतवार का दिन है, वजाहत लॉन में बैठा चाय पी रहा होता है। हयानूर भी वहीं पे आ जाती है। हयानूर, वजाहत शाम के मजे ले रहे हो? हाँ, और अकेले अकेले चाय पी जा रही है मुझे छोड़कर? वजाहत, हयानूर तुम तो पिटोगी मुझसे, इस दिन मैं तुम्हारे लिए खुद चाय लेने गया और तुम मुझे बिना बताए ही वापस चली गई। हयानूर, वो वजाहत, इस दिन मैं किसी काम से ही आई थी तुम्हारे पास, असल में मुझे तुम्हारे दोस्त का नंबर चाहिए था। वजाहत हैरान होते हुए पूछता है, कौन से दोस्त का नंबर और क्यों? हया नूर, वो अफान पाशा का नंबर चाहिए था। इस दिन जब तुमने अपने सब दोस्तों के लिए गेट टुगेदर रखा था तो जब मैंने, हया नूर इस दिन का सारा वाक़या वजाहत को सुना देती है। वजाहत, अच्छा इतना कुछ हो गया, मुझे खबर भी नहीं हुई, वैसे मैडम मुबारक हो आपको। हया नूर, कैसी मुबारक? वजाहत, अरे मेरी भोली बहन, तुम्हें फ़ान से मोहब्बत हो गई है। हया नूर हैरान और थोड़ी रूड होते हुए कहती है, वजाहत तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, वो तो बस मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। वजाहत इसे इन सब लोगों के नाम गिनवा देता है जिनके साथ हयानूर बहुत ज़्यादा बुरे लहजे में बात की होती है। इनसे तो कभी माफ़ी नहीं मांगी। तुम मानो या ना मानो, हयानूर तो तुम्हें मोहब्बत हो गई है और ये फ़ान का बच्चा तो मुझसे अब बचेगा नहीं। मेरी बहन को इसने इतना तंग किया और अब इग्नोर कर रहा है। हयानूर, अब तुम फिक्र नहीं करो, अब फ़ान खुद तुम्हें फ़ोन करेगा। नूर को तो जैसे वकील मिल गया था, वो थोड़ा खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। अरे अरे ठीक से सफाई करो, हर चीज़ तरतीब से रखी हुई होना चाहिए। अरे फरहाना, इन किताबों को तो शेल्फ में लगाओ तरतीब से। शरीन बेगम यके बाद दीगरे हर एक मुलाजिम
का हुक्म सादर कर रही थी। हया नूर भी शहरीन की तरफ आ खड़ी हुई। अम्मी जान बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल कर रही हैं, और आखिर करें भी क्यों ना, मैं हूँ ही प्रिंसेस। इसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। शहरीन, हाँ हाँ बेटा तुम हो प्रिंसेस, पर इस्तकबाल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि आज तुम्हारा भाई आ रहा है तुर्की से। शहरीन ने बहुत खुशी के साथ हया को बताया। हया नूर, अरे रूहान भाई आ रहे हैं और मुझे खबर भी नहीं चले, आपने नहीं बताया तो रूहान भाई ने मुझे नहीं बताया, आने दें, इन्हें अच्छी खबर लूंगी मैं इनकी। हया ने नाराज़ होते हुए कहा। और वजाहत क्या हाल है यार, फ़ान ने पूछा। वो दोनों ऑफिस में बैठे बातें कर रहे थे। वजाहत, तुम मुझसे बात ना करो फ़ान, वजाहत ने नाराज़गी से कहा। फ़ान, क्यों भाई, मैंने क्या किया है? और क्यों ना करूँ बात, मैं तो करूँगा, तुझसे नहीं बातें करूँगा तो किससे करूँगा? हाँ। वजाहत, अच्छा ऐसी बात है तो फिर तूने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? वह अफ़ान, क्या मतलब, कौन सी बात? वजाहत, हयानूर को कब से पसंद करता है तो? अफ़ान हयानूर का नाम सुनते ही सटपटा गया। अफ़ान, वजाहत मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वजाहत, मैं जो बातें कर रहा हूँ आपको सब समझ आ रही हैं, अब सुन मेरी बात। हयानूर तेरे हवाले से परेशान है, वह शर्मिंदा है इस दिन के वाक़े पर, तो बस आज तो इसको खुद कॉल करेगा और इसकी पूरी बात सुनेगा। अफ़ान, अच्छा मतलब आज मुझसे मेरा दोस्त नहीं हया का वकील बात कर रहा है? वजाहत, मेरे यार वकील नहीं है, यहाँ का भाई बात कर रहा है आज, इसने हंसते हुए कहा, और फिर दोनों अपने काम की बातों में लग गए। वहाँ रूहान शाम की फ़्लाइट से घर की ओर आ रहा था। घर में हर तरफ खुशी का समा था और रूहान आने का इंतज़ार। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अब के भाई को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हयानूर ने कहा। शहरीन, मतलब? हयानूर, ओहो अम्मी जान, आप भी ना, फरहाना बीबी, आप समझी मेरी बात? फरहाना बीबी, जी है बीबी। हयानूर, चलो तो फिर अम्मी को बताओ। वो शरीन बीबी बेगम हयानुर बीबी रूहान साहब की शादी का कह रही हैं, इसने खुश होकर कहा। शरीन, हाँ हाँ, इस बार तो इसे शादी किए बना जाने नहीं देंगे, आखिर को वो 6 साल बाद आ रहा है, और मैंने तो इसके लिए लड़की भी देख रखी है। हयानुर, क्या वाकई में? अम्मी बताए ना, कौन है मेरी भाभी? और आपने भाई से पूछा है भाई को पसंद है क्या? शरीन, हया, हया बस करो, एक साथ इतने सवाल। मुझे पता है रूहान की पसंद हो तुम्हारी भाभी में नाहिल बनेगी, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। हयानूर हैरत से, हैं ये कब हुआ? और भाई ने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। हयानूर का फ़ोन रिंग करता है, स्क्रीन पर फ़ान बादशाह नाम जगमगा रहा होता है। हयानूर जैसे ही देखती है, कॉल अटेंड करके फ़ोन को आंसर लगा लेती है। अस्सलाम वालेकुम हयानूर। हयानूर कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, वालेकुम सलाम अफ़ान, कैसी हैं आप? हया, जी ठीक। अफ़ान, वो वजाहत बता रहा था कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हयानूर, वो असल में मुझे हयानूर, हयानूर कहाँ हो भाई, नीचे आओ, देखो रूहान आ गया। शरीन इससे मुसलसल आवाज़ें दे रही थी। ओ भाई आ गए। फ़ान बस हया को इतना ही सुन पाया। हयानूर जल्दी जल्दी नीचे उतर कर आई और खुशी से भाई के गले लग गई। रूहान भाई, मैं आपसे नाराज़ हूँ, हयानूर ने गले से हटते हुए कहा। रूहान, क्यों भाई मेरी गुड़िया, क्यों नाराज़? अब तो मैं आ गया हूँ। हया, आ तो गए आप, पर आपने मुझे नहीं बताया आप अपने आने का क्यों? रूहान ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें सरप्राइज़ तो देना था। हयानूर अभी एक और शिकायत का पोटला खोलती कि शरीन बेगम बोल उठी। हया है, बस अब भाई को आराम करने दो, रूहान थका हुआ है, बाकी बातें बाद में कर लेना, वैसे भी अब तो रूहान यही है। दिन का 1 बज रहा होता है। हयानूर अपने कमरे में सो रही होती है, इसके सेल की स्क्रीन पर इरफान बादशाह का नाम चमका रहा होता है। हयानूर गहरी नींद में होती है और इसका सेल मुसलसल रिंगिंग पर होता है, और वह नींद में ही फ़ोन को उठाती है और बिना देखे कॉल अटेंड कर लेती है। हयानूर, हेलो। इरफान बादशाह, आप हया बात कर रही हैं? हयानूर, अरे अरे नहीं, हया मैम तो सो रही हैं, मैं इनकी रूह बात कर रही हूँ। इरफान हैरत से, जी? हया, तो और कैसा जवाब होगा आपके इस अजीब से सवाल का? जब मेरे नंबर पर कॉल की है तो मैं ही बात कर रही होंगी ना, और आप हो कौन भाई, सुबह सुबह नींद ख़राब कर दी? हयानूर ने झला के कहा। अफ़ान, मैं अफ़ान पाशा हूँ, इसने संजीदगी से कहा। हयानूर के तो जैसे हाथ पाँव ही भूल गए। अफ़ान का नाम सुनकर तो इससे तो अफ़ान से माफ़ी मांगनी थी, और इसने इसे कॉल भी नहीं की दोबारा। और अब जब अफ़ान ने खुद कॉल कर ली तो मैंने इसे बुरा भला कह दिया। ये सब दिल में सोचने के बाद इसने अफ़ान को मुखातिब किया और जल्दी जल्दी कहने लगी। अफ़ान, वो इस दिन मैंने आपको जो भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी। और अभी जो कुछ मैंने आपको कहा वो सब मैंने जानबूझकर नहीं कहा, असल में मैंने आपका नंबर नहीं देखा था। आप ये बताएं, आपने मुझे माफ़ कर दिया? ओहो लड़की, कितना बोलती हो तुम, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जब से वजाहत ने मुझे बताया था मैंने तो तभी तुम्हें माफ़ कर दिया था। और एक बात मानोगी मेरी? हयानूर, जी कहें। अफ़ान, तुम मुझे तुम कहकर मुखातिब किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। हयानूर जवाब में बस मुस्कुरा देती है। हयानूर और फ़ान पाशा बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए थे। इस सब के बाद अब वो दोनों रोज़ कॉल पर बात किया करते थे। इन लम्हों में हया को याद भी नहीं रहा कि इससे क्या करना था, क्या बनना था। रूहान की मंगनी की तैयारी हो रही होती है। घर में हर तरफ अफरा तफरी का समा होता है। सब बहुत अच्छे मलबूसात पहने हुए एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ होते हैं। हयानूर वाइट कलर का ड्रेस देवतन किए हुए होती है, इस पर रेड लिपस्टिक और बालों का हाई जूड़ा बनाए हुए, चेहरे के तरफ में कर्लिंग लट, वो इस गेटअप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो स्टेज पर अपने भाई रूहान की तरफ खड़ी बातें कर रही होती है, और फिर एक नज़र मेहमानों की ओर डालती हुई स्टेज से नीचे आती है।
वो अब मेहमानों से मिल रही होती है, वजाहत बार दोस्तों के साथ होता है। हयानूर वजाहत को देखती है और बहाने से फ़ान का पूछना चाहती है, वो वजाहत आपने अपने सब दोस्तों को इनवाइट कर दिया था ना? वजाहत मुस्कुराता है और फिर हया से कहता है हाँ, मैंने फ़ान को भी इनवाइट कर दिया था। वजाहत की ये बात सुनकर हया मुस्कुराती हुई वापस अंदर चली जाती है। हयानूर एक जगह खड़ी सब आने वाले मेहमानों को देख रही होती है कि अचानक इसके कान के पास कोई बोलता है, तुम मेरा तो इंतज़ार नहीं कर रही? हयानूर अचानक से चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, वो फ़ान होता है। हयानूर, फ़ान आप यहाँ कैसे? आप अभी आए हैं ना, तो आप एंट्री गेट से क्यों नहीं आए? वो हैरान होकर कहती है। उफ़ान, अगर मैं वहाँ से आता तो आपकी बेताबी कैसे देख पाता आपने लिए, और आप लोग कितना पसंद करते हैं एक दूसरे को, ये मैं कैसे देख पाता? उफ़ान के पीछे से वजाहत कहता है, वजाहत तुम भी साथ मिले हुए थे, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। हयानूर शहरीन के साथ ग्रोसरी करके वापस घर की ओर आ रही होती है जब वो कार में बैठते हुए कुछ लड़कियों को देखती है जो ऊपर से नीचे तक ढकी हुई होती हैं और नीची निगाह के साथ एक जगह से बाहर आ रही होती हैं। वो इस जगह का नाम देखती है, वो पढ़ती है मदरसा लिल बिन्नात। हयानूर, क्या हुआ, आप बैठ भी जाओ जी गाड़ी में, शरीर आवाज़ दे रही होती है। जी अम्मी, हयानूर कहती है और कार में बैठ जाती है। हयानूर जान नमाज में बैठी दोनों हाथ फैलाए दुआ में मसरूफ़ थी। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा था और वो दुआ मांग कर फारिग हुई तो खिड़की के पास खड़े होकर सूरज को तुलू होता देखने लगी। वो आज बहुत खुश थी। आज इससे फजर की नमाज़ पढ़ने को मिल गई थी। इसके जहन से वो मंजर जा ही नहीं रहा था जब इसने इन लड़कियों को देखा था जो फुल पर्दे में थी। वो आज जब से वापस आई थी इन्हीं के बारे में सोचती रही थी और अभी भी वो इनको ही सोच रही थी कि वो लड़की इतनी ढकी हुई क्यों थी। कहने गर्मी नहीं लगती, हाथों में दस्ताने, पाँव में मोजे और हिजाब, ऐसा क्या हुआ था कि बहुएं भी नहीं दिख रही थी। इतने में इसके सेल की स्क्रीन जगमगाने लगती है, कार्टून बजती है। वो फ़ौरन मोबाइल की ओर बढ़ती है कि इस वक्त किसकी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल अफ़ान की थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अफ़ान आप? वो हैरान हुई थी। आपने इस वक्त मेरा हाल मालूम करने के लिए कॉल की है? क्यों, मैं कॉल नहीं कर सकता? कर सकते हैं, पर हैरान इसलिए हूँ कि आपने इतनी सुबह कॉल की। खैरियत है? हाँ सब ठीक है, बस ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं जा रहा हूँ। हया हैरान और परेशान होकर हया जल्दी से पूछती है, कहाँ? अफ़ान, सही से बताया मुझे। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ हया, मुझे माफ़ कर देना। उफ़ान, हेलो उफ़ान, मेरी बात सुने। हया अपने कान से फ़ोन उठाती है तो देखती है कि कॉल कर चुकी होती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उफ़ान इसे धोखा देगा अफ़ान, ऐसा तो नहीं है? इसके जहन में एक जगह बात देख रहे कई सवाल गर्दिश करने लगे। अब वो, ओ शिट यार, इस मोबाइल को भी अभी डेड होना था। हया तो परेशान हो जाएगी, मुझे बिना हर बात में मजाक सोचता है, क्या जरूरत थी मुझे इससे ऐसा मजाक करने की। दूसरी तरफ अफ़ान खुद को मलामत कर रहा था। इसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है, इसकी फ़्लाइट का टाइम हो गया। वो सोचता है बाद में हया को कॉल करके सब बता दूंगा। अम्मी, हयानूर कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? रूहान ने कहा। शहरीन, नहीं रूहान, आज तो हयानूर ने फजर की नमाज़ पढ़ी है, मैंने देखा था इसे आती होगी, अभी मैं बुलवाती हूँ इसको। नहीं अम्मी, रहने दे, मैं खुद लेकर आता हूँ इसे। फ़ौरन रूहान ने कहा। हयानूर रो रही होती है। फ़ान ने इससे बहुत बुरी तरह हर्ट कर दिया था। वो बार बार मोबाइल चेक करती है कि अब कॉल आएगी, पर कॉल नहीं आई। वो ये सब अब वो जहाँ से भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि दरवाज़ा खोलकर रूहान अंदर दाखिल हो जाता है। हयानूर, मेरी गुड़िया। रूहान को देखकर वो एकदम आंसू साफ करने लग जाती है। रूहान एकदम परेशान होकर पूछता है, हयानूर क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। हयानूर हंसकर कहती है, नहीं भाई, ये मैं एक्टिंग कर रही थी, आपके आने की आहट महसूस हो गई थी ना मुझे। रूहान, सच कह रही हूँ, वाकई ये बात। जी भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे। अच्छा चलो नीचे चलो मेरे साथ, नाश्ते पर अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जैसी भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, तुम अपने भाई से बिला झिझक शेयर कर सकती हो। ठीक है, अब मुस्कुरा कर देखो, दिखाओ जल्दी। हया फीका सा मुस्कुराती है। वहाँ फ़ान मुसलसल मीटिंग में मसरूफ़ होता है। वो हया को कॉल ही नहीं कर पाता है। रात को उसे ख्याल आता है, वो अपने मोबाइल ढूंढता है तो मालूम होता है वो तो अपना मोबाइल घर भूल आया। ओ शिट, आज का दिन ही बुरा है। अब मैं क्या करूँ, थकन भी बहुत है। उफ, हया न जाने क्या सोच रही होगी। मोहब्बत क्या क्या करवा देती है। जिस बाई से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज मुझे झूठ करना पड़ा। फ़ान, आज तो मैं बहुत खुश थी, तुमने आज क्या तोहफ़ा दिया मुझे। वो लॉन में बैठी आसमान को तकते हुए इन सोचों में गुम थी कि अचानक किसी की आंखों पर कोई हाथ रख देता है। बाबा, वो बेसाख्ता कहती है, हुज़ैफ़ा साहब, और मेरी बेटी ने पहचान लिया? वाह, मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी बाबा, आप तो बचपन से मेरे साथ ऐसे खेलते आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ कैसे बैठी हो? वो हुज़ैफ़ा साहब पूछते हैं। आया, बाबा आपने कहा था ना कि मैं आपके साथ मदरसा देखने चलूँ, तो आज आप मुझे ये बताएं कि आपने मदरसातुल बिन्नात देखा है? हुज़ैफ़ा, हाँ देखा है। आया, तो फिर बस बाबा, हम कल वहाँ जा रहे हैं। ओके, आप सुबह ऑफिस मत जाइएगा। हया नूर अपने रूम में आती है और अपना बिस्तर सेट करने लगती है कि इसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। घड़ी रात का 1 बजे आ रही होती है। इसके दिल में एकदम ख्याल आता है कि तहज्जुद का वक्त है, मुझे पढ़ लेनी चाहिए। वो वज़ू करती है। जय नमाज जय नमाज
बिछाती है और तहज्जुद के नफल पढ़ने लगती है। दोनों हाथ उठाए वो बहुत रोती है, या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, प्लीज़ तूफ़ान के दिल में डाल दे कि वो वापस मेरी तरफ आ जाए, सुन ले मेरी फरियाद मेरे मालिक, सुन ले मेरी दुआ। हया बहुत रोती है इस रात, वो अल्लाह से रो रो कर बस एक नामहरम को मांग रही होती है। वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ कर फारिग हुई तो इसने तैयारी शुरू की मदरसा जाने की। आज जिसे मदरसा देखने जाना था, वो सोचने लगी कि क्या कहूँगी वहाँ जाकर, किस तरह जाऊँ, मेरे पास तो अबाया भी नहीं है, और जो लड़के इस मदरसे के बाहर आ रही थी वो कितना कुछ पहने हुए थी। फिर वो अपना मोबाइल उठाती है, जिससे जब भी थोड़ी उम्मीद होती है कि क्या पता फ़ान ने कॉल की हो, कोई मैसेज किया हो, पर फिर इसे नाउम्मीद होना पड़ता है, इसे शदीद गुस्सा आता है। वो अपने मोबाइल से सिम निकालती है और तोड़ देती है। इससे अब किसी से रब्ता नहीं रखना था, जब फ़ान से बोल सकता है तो वो इसे ज़्यादा बोल सकती है। इसे पता था वो ये काम नहीं कर पाएगी, पर जब इंसान बुरी तरह टूट जाता है तो इसे अपने आप को ऐसे ही तसल्ली देने से तस्कीन मिलती है। वो जल्दी जल्दी नीचे आई और कहा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। बाबा तो उठ गए हैं ना, बताएं मुझे। शहरीन बेगम, वालेकुम सलाम मेरी जान। हाँ, आपके बाबा उठ गए हैं और आज ऑफिस भी नहीं गए। हमारी प्रिंसेस का हुक्म जो था, वो मुस्कुरा कर वो कहती हैं, हया बेटा आप तैयार हैं, चलें नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलेंगे। बाबा देर हो जाएगी और मैं इस काम में देर नहीं चाहती, वहाँ से आकर कर लेंगे नाश्ता, वैसे भी मैं बस देखने जा रही हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराई थी। अच्छा बाबा, हम कौन सा आपसे जीत सकते हैं, चले, हुज़ैफ़ा ने कहा। इनकी गाड़ी मदरसा के बिल्कुल सामने आकर रुकती है। वो बेसाख्ता बोलती है, बाबा हाँ यही वो मदरसा है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने बाबा को बोलती है, बाबा आप भी चले ना। हुज़ैफ़ा साहब बेसाख्ता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे मेरी जान, इतनी भी बोली नहीं बनो आप, ये लड़कियों का मदरसा है, यहाँ मर्द को आने की इजाज़त नहीं है। बाबा कॉलेज स्कूल भी तो ख़ास लड़कियों के होते हैं, फिर वहाँ मर्दों को आने की इजाज़त क्यों है। हयानूर ने एक बहुत गहरी बात कह दी थी। इसने ऐसा सवाल कर लिया था जिसने हुज़ैफ़ा साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो मदरसा के अंदर दाखिल होती है। सब लड़कियां मदरसा का ड्रेस जेब तन किए हुए, सफ़ेद कलर की चादर अपने आप को अपने पूरी तरह कवर किए हुए थी। जो लड़की से मिलती वो पहले सलाम करती, बहुत मोहब्बत से मिलती है। सोचने लगी क्या ये मुझे जानती हैं, जो इस तरह मुझे देखते ही सलाम कर रही हैं, और हयान भी क्यों ना हो। वो तो बस इन्हीं लोगों को सलाम करती थी जिन्हें वो जानती थी। फिर से वहाँ की एक तालिबा ने ऑफिस में बिठा दिया। इसका नाम जुनैरा था। इसने हयानूर से कहा, आप यहाँ बैठे, मैं भी बाजी को आपका बता कर आती हूँ, क्या नाम है आपका। हयानूर ने कहा, हया नूर खान। जुनैरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, इसने मुस्कुरा कर कहा। हया नूर भी फ़ौरन ही पूछती है, और आपका नाम क्या है। जुनैरा कहती है, मेरा नाम जुनैरा शेख है। हया नूर ऑफिस में बैठी हर चीज़ को हैरानी से देख रही होती है। वो कभी ज़िंदगी में मदरसा नहीं आई थी, ये सब बिल्कुल अलग था इसके लिए। इस ऑफिस में कोई टेबल चेयर नहीं थी, वहाँ एक कारपेट बिछा हुआ था जिस पर फूलों वाली चादर भी बिछी हुई थी। हया वहीं बैठी हुई थी। बाजी के लिए एक मखसूस जगह गद्दी लगी हुई थी और इसके आगे एक अलग सी टेबल थी जो एक बक्से की जैसी दिखती थी। दीवार के एक तरफ बुक शेल्फ लगा हुआ था जिसमें बहुत सी तरीक़ी की किताबें और हदीस की किताबें और मारुफुल कुरान रखे हुए थे, और एक शेल्फ में सिपारे और छोटी छोटी मसनून दुआओं की किताबें रखी थी। मदरसे की बाजी ऑफिस में दाखिल होती है। हयानूर के सलाम करने से पहले वो बाजी हयानूर को सलाम कर देती हैं। हयानूर जवाब दे कर दिल में सोचती है कि अगर अभी मैं किसी स्कूल या कॉलेज में होती तो वहाँ मैडम या टीचर्स मेरे सलाम करने का इंतज़ार कर रही होती। इसने एक ही लम्हे में काफ़ी फ़र्क महसूस कर लिया था। बाजी का नाम जन्नत होता है। वो हयानूर से मुखातिब होते हैं, जन्नत बाजी, जी आप किस कोर्स में दाखिला लेने आई हैं। हयानूर को तो बस मदरसा देखने आई थी, पर मैंने फिर इसने सोचा कि पूछा जाए यहाँ कौन कौन से कोर्स हैं। हयानूर, कौन कौन से कोर्स होते हैं यहाँ। जन्नत बाजी, यहाँ आलमा फ़हम दीन का कोर्स होता है। हयानूर, ये दोनों कितने साल के हैं कोर्स। जन्नत बाजी, आलमा का अब 6 साल का है और फ़हम दीन 3 साल का है, पर आलमा के कोर्स की आपको सनद डिग्री मिलेगी और फ़हम दीन की सनद नहीं मिलती है। हयानूर, ज़्यादा नॉलेज किस कोर्स में मिलेगी। जन्नत बाजी, आपको आलमा में ज़्यादा मालूमात हासिल होंगी। हयानूर इरादा कर लेती हैं कि इसने इसी मदरसे में पढ़ना है। वो बाजी से फ़ौरन साइन हासिल करती है और मदरसे से बाहर आ जाती है। वक्त फजर है और हयानूर की अलार्म क्लॉक ज़ोर ज़ोर से बज रही होती है। अलार्म क्लॉक ज़ोर ज़ोर से बज रही होती है। हयानूर नींद से बेदार होती है तो अलार्म क्लॉक को बंद करती है। अजान की आवाज़ इसके कानों से टकराती है। इसका दिल अजान की आवाज़ सुनते ही नमाज की तरफ राग़िब होता है। वो वज़ू करके जो है नमाज पर खड़ी होती है और तवज्जो के साथ नमाज मुकम्मल करती है। जिसका नमाज में पहले से ज़्यादा दिल लग रहा था, आज इसे अलग ही खुशी थी इसके चेहरे पर। हुज़ैफ़ा साहब, शहरीन बेगम, रोहान, आज सभी हैरान थे, और हैरान क्यों ना होते। आज मैडम हयानूरिन सबसे पहले टेबल पर नाश्ता से जाए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अम्मी जान, रोहान भाई। इसने यह के बाद दीगरे इन सब के नाम ले लिया। हुज़ैफ़ा साहब, अरे आज हमारी बेटी कैसे इतनी जल्दी आ गई नाश्ते के लिए। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। हयानूर, बाबा आपकी बेटी सिर्फ जल्दी उठे ही नहीं बल्कि आज नाश्ता भी आपकी बेटी हयानूर ने खाने लगाया। इसने अपने आप को सराहते हुए कहा। रोहान, हाँ भाई, कोई मस्का लगाना होगा, बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी बाबा हमें इस नाश्ते की, इसने चिढ़ाते हुए कहा।
हयानूर जी नहीं, हयानूर आपकी तरह नहीं है, नसीब वाले खाते हैं मेरे हाथ का खाना। रोहान हाथ का बनाया हुआ नहीं, हाथ से लगाया हुआ, पूरी वजाहत किया करो हयानूर, रोहान ने हंसते हुए कहा था। हयानूर बाबा देखें भाई को मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसने चीट चिढ़ते हुए कहा। शहरीन अरे रोहान ना तंग करो मेरी बेटी को। रोहान अम्मी तंग नहीं कर रहा मैं इसे, ये तो मेरी गुड़िया है, इसे छेड़े बिना मुझे ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। हयानूर बाबा जल्दी नाश्ता करें ना, मुझे जल्दी जाना, बाजी ने कहा था 9 बजे पहुंच जाना। रोहान हैरान होकर पूछता है कहाँ जाना है और कौन सी बाजी के हुक्म पर। हयानूर ओहो भाई आपको तो मैं बताना भूल ही गई, मैंने मदरसा ज्वाइन कर लिया, अच्छा किया ना। रोहान अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनो लड़की जो कुछ सीखो हमें भी इसमें शामिल रखना, रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हयानूर हाँ तो लड़के तुम्हारे हुक्म की तमील की जाएगी, इसने थोड़ी भारी आवाज़ बनाते हुए कहा था। हुज़ैफा साहब अगर तुम भाई बहन की एक्टिंग ख़त्म हो गई हो तो चलें हया, वरना देर हो जाएगी, उन्होंने याद दिलाते हुए कहा। हयानूर मदरसे के अंदर दाखिल हुई, सब लड़कियां वक्त पर आ गई थीं। हयानूर भी वक्त पर ही पहुंच गई थी, सब एक दूसरे से सलाम करते हुए हाल अहवाल मालूम कर रही थी। हयानूर सबको देख रही थी, इसकी भी कोई दोस्ती नहीं थी, यहाँ सब दरी पर नीचे साइज की डेस्क लगाए बैठे होते हैं, वहीं हयानूर के बराबर एक लड़कियाँ बैठती है, सलाम करती है, हयानूर इसकी तरफ मतवज्जो होती है। वो लड़की जुनैरा शेख होती है। हयानूर मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब देती है और पूछती है, हयानूर आप मेरे साथ इस क्लास में? वो थोड़ी हैरान होती है। जुनैरा हयानूर मैं आप ही के साथ पढ़ूंगी इस क्लास में, यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं सब हमारी जमात की हैं। तुम हैरान इसलिए हो रही होगी क्योंकि मैं तुम्हें जब कैसे मिल गई यहाँ, जब तुम दाखिला लेने आई थी, असल में मैंने तुमसे पहले दाखिला ले लिया था और हमारी पढ़ाई थोड़ी हो भी गई है, पर तुम परेशान ना हो, तुम्हारा साथ दूंगी इसको कवर करने में, वो मुस्कुरा कर कहती है। थैंक्स जुनैरा। हयानूर जन्नतबाजी क्लास में दाखिल होती हैं, सब लड़कियां इनको सलाम करती हैं और सलाम का जवाब देने के बाद हयानूर की तरफ मुतवज्जो होती हैं। बाजी हयानूर कैसी हैं आप? बाजी बात का आगाज़ करते हुए पूछते हैं। इज़्ज़त मोहब्बत बहुत जल्दी कराबत पैदा कर देती है, किसी को तोहफ़ा देना है तो इज़्ज़त का तोहफ़ा दिया जाए, मोहब्बत का तोहफ़ा दिया जाए। बाजी भी हयानूर को इज़्ज़त का और मोहब्बत का तोहफ़ा दे रही थी। हयानूर जी बाजी मैं ठीक हूँ। बाजी का इस तरह हाल पूछना हयानूर के दिल को छू रहा था, इसे इस जगह अपना अपनायत महसूस हो रही थी और यही बाजी के हाल पूछने का मकसद था। बाजी सब हदीस की किताब खोलें। बाजी ने सब लड़कियों को हुक्म दिया। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद बाजी ने हदीस पढ़ना शुरू की। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल नीयतों के साथ है। इस हदीस मुबारक की तशरीह ये है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, जैसी नीयत होगी वैसे ही अमल का बदला मिलेगा। चले मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ, अगर एक आदमी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए चोरी करता है और इसकी नीयत ये है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, तो यहाँ इसकी नीयत तो अच्छी मालूम हो रही है पर काम इसने गलत किया, तो आप सब मुझे बताएं कि इसका बदला कैसा होगा। सब लड़कियां सोचने लगी, थोड़ी देर हियानूर ने भी कोशिश की जवाब देने की, फिर कुछ देर बाद बाजी ने ही सबका माइंड क्लियर कर दिया। देखे इसकी नीयत कितनी अच्छी हो, अगर इसने अमल गलत किया तो इसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बातें अहम हैं, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ अमल भी अच्छा होना चाहिए। हयानूर को बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ आज इसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ ऐसा करने जा रही है जो ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, और इसके ख़ानदान से वाकई कोई इस तरफ नहीं आया था, वो पहली थी जो इस तरफ आई थी। हया नूर हुज़ैफ़ा साहब के साथ घर में दाखिल होती है और अम्मी अम्मी की सदा लगा रही होती है। इसकी ये सदाएं सुनकर शरीन बेगम जल्दी जल्दी भागती आती हैं। शरीन अरे हया नूर क्या हुआ, इतनी आवाज़ें क्यों दे दी आपने, बेटे खैरियत है? उन्होंने थोड़ा परेशान होकर पूछा। हया नूर पहले तो मुस्कुराई और फिर कहने लगी, अम्मी जान मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, आपको पता है मैं मदरसा गई तो वहाँ क्या हुआ। हया नूर ने इब्तदा से इंतहा तक सब बता दिया शरीन को, और वह मुस्कुरा कर इसे देखती रही, सुनती रही। हया नूर ऐसी ही लड़की थी, वो जहाँ जाती थी वहाँ से आकर अपना तजुर्बा ज़रूर शेयर करती थी, और लड़कियों को ऐसा होना भी चाहिए, हर बात अपनी माँ से शेयर करना चाहिए, ताकि अगर आप कभी कुछ गलत करने जा रहे हो तो वो आपको बचा ले, आपको रोक ले वो गलत रास्ता तबाह होने से, क्योंकि माँ बाप दुनिया के बहुत से तजुर्बों से वाकिफ़ होते हैं। हया नूर मदरसा का सबक याद कर रही थी तो एकदम इसको अफवान का ख्याल आया, इसने इस ख्याल को फ़ौरन झटका, इसने सोचा सुनहरा इससे अपना ये ख्याल शेयर करेगी। हयानूर की सुनहरा से बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जुनैरा का ताल्लुक बहुत मजहबी घराने से था, इसको मदरसा आने से पहले ही काफ़ी मालूमात थी दीन की, तो हयानूर अक्सर इससे अपने मसले शेयर किया करती, और अब इसने अफवान वाला जिक्र शेयर करना था। शरीन बेगम बेड पर
इतने सारे कपड़े सजाए बैठी थी और साथ रूहान भी था। वो रूहान से इसकी पसंद के कपड़े पूछ रही थी, आखिर को इसकी बीवी को जो पहनने थे, तो रूहान की पसंद तो शामिल होना चाहिए। शहरीन, रोहान देखो ये बैंक वाला, ये पिंक वाला कैसा है, अच्छा लगेगा ना मिनाल पर? वो मुस्कुराकर पूछती हैं। रोहान, जी अम्मी अच्छा रहेगा। इतने में हयानूर भी शहरीन के कमरे में आ जाती है और दाखिल होते ही कहती है, और दाखिल होते ही कहती है और दाखिल होते ही कहती है, शहरीन, रोहान देखो ये पिंक वाला कैसा है, अच्छा लगेगा ना मिनाल पर? वो मुस्कुराकर पूछती है। रोहान, जी अम्मी अच्छा रहेगा। इतने में हयानूर भी शहरीन के कमरे में आ जाती है, दाखिल होते ही कहती है, हयानूर, ओहो कपड़े सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी मेरे बिना। रोहान भाई, वो थोड़ा नाराज होकर कहती है। रोहान, अरे मेरी गुड़िया, मैं तो अभी अम्मी से यही कहने वाला था कि हयानूर को बुलवा ले, वो मुझसे अच्छा मशवरा देगी आपको। तो एकदम हयानूर हंस देती है और कहती है, भाई आप तो संजीदा ही हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मुझे ये बताएं, ये जो साइड पर सूट रखे हैं ये आपने पसंद किए हैं? रोहान, हाँ मुझे तो यही समझ आए। इसने भी थोड़ा हंसकर कहा। इसने भी थोड़ा हंसकर कहा। हयानूर हाथ का लाइक वाला साइन बनाते हुए कहा। हयानूर, वाह भाई, आपकी चॉइस इतनी अच्छी होगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। हयानूर क्लास में बैठी सोच रही थी कि जुनैरा से वो किस तरह अपनी और फ़ान वाली बात शेयर करे। फिर इसने हिम्मत करके जुनैरा फिर इसने हिम्मत करके फिर इसने हिम्मत करके जुनैरा से बात का आगाज़ कर ही लिया। हयानूर, जुनैरा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जुनैरा, हाँ हयानूर कहो। वो पूरी तरह हयानूर की तरफ मुतवज्जो हो गई। हयानूर, जुनैरा, एक दफ़ा हमारे घर में एक इवेंट था, तो वहाँ मेरे कज़न का दोस्त अफ़ान पाशा भी आया था, और हयानूर ने जब से अब तक का सारा वाक़या जुनैरा को बताया था। ज़हरा, हयानूर, ऐसा हो जाता है, तुम अभी थोड़ी ना समझ हो, जल्दी बातों में आ जाती हो। मैं ये तो नहीं जानती कि फ़ान तुमसे सच में मोहब्बत करता था या नहीं, पर मैं तुम्हें एक हदीस का मफ़हूम सुनाती हूँ। जब ना मेहर मर्द और औरत की निगाहें मिलती है तो इन्हें ज़िना करने का गुनाह मिलता है। हयानूर, ये मैं तुम्हें मफ़हूम बता रही हूँ, जब भी तुम किसी को हदीस बताओ तो मफ़हूम कह लिया करो, ताकि अगर कोई कमी बेशी रह हो जाए तो गुनाह ना मिले। हयानूर ने जब ये बात सुनी तो इसकी आंखें नम हो गई कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। जुनैरा, हयानूर, अल्लाह पाक बख्शने वाला है। अल्लाह पाक बख्शने वाला है। तुम तौबा कर लो और वापस इस रास्ते पर मत जाना। तुम्हें पता है जो तुम्हारे लिए है वो ना वो बस तुम्हारा है और तुम तक आकर ही रहेगा, तो फिर हम क्यों ये रास्ते तलाश करें? हमें तो पर्दे का हुक्म है, हमें तो बस अल्लाह की तलाश में निकलना है, और जब वो हमें मिल जाएगा तो सब हमें मिल जाएगा। इसने बहुत नरम लहजे में हया को नूर को समझाया था। हया नूर इसके गले लग गई और खूब रोई। आज हया नूर का दिल हल्का हो गया था और अब इसे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी, इसे गलत रास्ते से रोकने वाली दोस्त। हयानूर अपने रूम में जाए नमाज बिछाए बैठी थी और बहुत रो रो कर कह रही थी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी बहुत गुनहगार बनती हूँ। मैंने इतना गलत किया, न जाने अनजाने में। वो रोती जा रही थी और अपने ऐसे अपना और फ़ान का ही कॉन्टेक्ट याद आ रहा था। वही तो था जो इसे जुनैरा ने हदीस के मफ़हूम के ज़रिए समझाया था। इसे वो रात भी याद आ रही थी जब इसने इसी तरह अल्लाह पाक से रो रो कर अफ़ान का साथ मांगा था। इसने एक नामहरम को इस तरह रो रो कर मांगा, एक नामहरम को अपने दिल में बसाया। क्या इसे मालूम है कि फ़ानी इसके नसीब में नहीं? न मालूम ना, तो फिर हयानूर, तो कैसे तूने कैसे ये सब किया? ये गलत है, गलत है। और रो रो कर अपने आप से कह रही थी और अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। अब इसने सोच लिया था कि इसे किसी नामहरम की तरफ नहीं बढ़ना, जो इसका है इसके पास खुद चल कर आएगा। दिन गुजरते गए, बलाखिर रूहान की शादी का वक्त आ गया। पूरा घर दुल्हन की तरफ से आ गया था। एक महीना पहले ही रूहान की शादी की खुशी में गाने गाना और डांस वगैरह शुरू हो गए, पर हयानूर इन सब कामों में शामिल नहीं थी। इसलिए नहीं कि इसे अपने भाई की शादी की खुशी नहीं थी, बल्कि जो सब हो रहा था इसे अब वो इसे पसंद नहीं था। इसे कोई फोर्स भी नहीं करता था, क्योंकि हयानूर को सब जानते थे जो इसे करना होता है वो ये करके रहती है। हयानूर में तब्दीली भी हदीस मुबारक पढ़ के रही थी। गाना उगाता है नफ़ा को दिल में, जैसे कि उगाता है पानी खेती को। तो इसी दिन इसने सोचा कि मुझे इससे भी बचना चाहिए। इंसान कभी भी सारी सीढ़ियाँ एक साथ अबूर नहीं कर सकता, पहले इसको एक अपना
एक कदम उठाना पड़ता है, इस कदम को पहले सीढ़ी पर रखना पड़ता है, जब भी इंसान बुलंदी पर जाने में कामयाब होता है। हयानूर ने भी पहला कदम उठाने का फैसला किया। हयानूर ने भी पहला कदम उठाने का फैसला किया। बाजी क्लास में बैठी इन सब तालिबात को सबक पढ़ा रही थी। हयानूर फिर आज कुछ सीखने वाली थी। वो पूरी तरह बाजी की तरफ मतवज्जो थी। बाजी, आज हम एक और हदीस पढ़ेंगे और ये मैं कल सुनूंगी भी। चलें सब किताबें खोल लें, पेज नंबर 12 पर है हदीस। हदीस, मुसलमान वो है कि महफूज रहे मुसलमान जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से। आज सब ने ये हदीस बचपन में पढ़ी होगी या सुनी होगी, पर आज आपको मैंने ये इसलिए पढ़ाई कि आप सभी घर जाकर इस पर गौर व फिक्र करें। आप सब ने अपनी ज़िंदगी में अब तक कितने लोगों को अपनी ज़ुबान और हाथ की तकलीफ़ से महफूज रखा। हयानूर ने बाजी के जाने के बाद जुनैरा को मुखातिब किया। जुनैरा सुनो। जुनैरा, हाँ हयानूर, क्या हुआ? हयानूर, जुनैरा तुम बाजी की बातों पर अमल करो कि मेरा मतलब है कि तुम गौर करो कि तुमने किस किस को तकलीफ़ पहुंचाई। जुनैरा, हाँ बिल्कुल हयानूर, और मुझे ऐसा शख्स याद आ गया तो मैं इससे माफ़ी भी मांगूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है अल्लाह पाक अपनी रहमत से अपना हक़ तो माफ़ कर देगा, पर जो तकलीफ़ें हम लोगों को पहुंचाते हैं अगर वो इन लोगों ने माफ़ नहीं की तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो लोग माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए बहुत मुहतात रहना चाहिए बोलने और करने से पहले। हयानूर, जुनैरा अगर ऐसे लोग बहुत सारे हों जिनका हमने दिल दुखाया है तो जुनैरा, तो इनसे माफ़ी मांगो जिस कदर मुमकिन हो। हयानूर, पर वो हमारे साथ ना, मतलब कि हम इन्हें जानते नहीं हैं, बस कहीं मुलाकात हुई तो हमने बहुत गलत बात इनके लिए कह दी, तो फिर कैसे माफ़ी मांगे। हयानूर, तुम अगर तुम इनको ढूंढ सकती हो तो ढूंढो, और फिर भी ना वो ना तुम्हें ना मिले तो इनके हक़ में अच्छी दुआ करो। हयानूर, जज़ाकल्लाह जुनैरा। जुनैरा, बदल गई तुम। हयानूर, क्या मतलब? तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पहली बार बात की थी तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी कोर्स कवर करवाने में, जब तुमने मुझे दुआ नहीं दी थी बल्कि एक मामूली सा थैंक्स कहा था। पर अब देखो तुमने मुझे कितनी अच्छी दुआ दी, इसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। है हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमारे तौर तरीके कितने अच्छे हैं। इस्लाम में भी दुआ शुक्रिया करना है तो इसमें भी दुआ, मतलब कि अगर हम इसी पर अमल करते हुए एक दूसरे से गुफ्तगू करें तो दुआओं से भरपूर हो हमारी गुफ्तगू। पर क्या करें हैरान, तुम सबको नहीं बदल सकती, पर तुम खुद को तो बदल सकती हो ना। पर तुम खुद तो बदल सकती हो ना। तुम सब से ऐसे बात करना शुरू करो, पहले तो लोग हैरान होंगे कि क्या मतलब, क्या कहा है आप ने वगैरह वगैरह, पर जब तुम इन लोगों को बताओगे तो शायद वो भी अमल करना शुरू कर दें। हमारा काम तो बताना है ना यार। हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर वो दोनों रोज़ की तरह अपनी बातों में तबसरों में मसरूफ़ हो गई। हर तरफ शोर शराबा। शरीन बेगम तो फूले नहीं समा रही थी, और वो क्यों ना खुश होती। आखिर इनके एक इकलौते बेटे की शादी है। बहुत धूम धड़का मचा हुआ था हाल में। वहीं स्टेज से थोड़ा दूर हया नूर खड़ी थी, इंतहाई खुशी, पर इसकी खुशी दूसरे लोगों की तरह नहीं थी जो शादी में पहले गैर शरीक काम करते हैं और फिर बढ़कर भी मांग रहे होते हैं। इसकी सब कज़न हाल में एक साइड पर जहाँ डांस सेक्शन बनाया हुआ था वहाँ वो सब डांस में मसरूफ़ थी। डांस में मसरूफ़ थी। हया नूर स्टेज हया नूर स्टेज पर अपने भाई भाभी को देखकर खुश हो रही होती है। इसका दिल दुआओं से भरा होता है। एकदम एक आवाज़ इसके कानों से टकराती है। हया नूर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जम सी जाती है, क्योंकि वो आवाज़ इसने हज़ार बार सुनी होती है। वो वही आवाज़ जिसे सुनने के लिए वो रातों को जागती थी, वही आवाज़ जो इसे एकदम सुनाई आना बंद हो गई थी, जिससे अब इसके लिए सुनना एक गुनाह था। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अफान पाशा भी इसके इसी तरह पीछे खड़ा है जैसे पहली बार इसे डराया था। पर जब हयानूर को इसका इंतज़ार, पर अब वो देखना भी नहीं चाहती थी। हयानूर की निगाहें मुसलसल नीची थी और अफान समझ रहा था कि वो नाराज़ है इससे। हयानूर,
मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने किस तरह वो दिन गुजारे हैं। वो लम्हा जब मैंने तुमसे वो घटिया मजाक किया, मुझे नफरत है इस लम्हे से। हया, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? हया नूर, अफान पाशा, आपको जिस लम्हे से नफरत है ना, मुझे मोहब्बत है इस लम्हे से। मुझे मोहब्बत है इस लम्हे से। हया, तो मेरी तरफ देख रही है। अफान पाशा, आपको जिस लम्हे से नफरत है ना, मुझे मोहब्बत है इस लम्हे से। इस घटिया मजाक से अगर आप वो सब ना करते तो आज मैं ऐसी ना होती, हिदायत ना मिलती मुझे शायद। अफान परेशान हो जाता है नूर की ऐसी बातें सुनकर। वो अब इसके लिए पु, प, 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 इसके इससे पूछता है, हयानूर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपने आप को ही क्या बना लिया? वो मेरी हयानूर कहाँ जिसके शानों पर बाल बिखरे रहते थे, जो हर किसी का दिल जीत लेती थी अपनी एक मुस्कुराहट से? वो हयानूर कहाँ है? अब तुमने अपने आप को इस हिजाब में क्यों कैद कर लिया? क्यों अपना हसीन चेहरा छुपा लिया? हयानूर, अफान, ये मेरी और आपकी आखिरी बात बार बार हो रही है। आप जिसे हिजाब की कैद कह रहे हैं, ये हिजाब की कैद नहीं है, ये हिजाब मेरा मुहाफ़िज़ है, मुझे बचाता है लोगों की गंदी नज़रों से। और आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपना हसीन चेहरा छुपा रखा है, तो हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरी खूबसूरती सिर्फ मेरे शरीक हयात के लिए, हर रात चलते के लिए नहीं। जो हयानूर पहली थी वो अपने नाम के मुवाफ़िक नहीं थी। अब मैं हयानूर हूँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। प्लीज़ मुझे आइंदा को कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। फ़ान पर हयानूर, हमारी मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत तो पाकीज़ा होती है। और वो मोहब्बत वो पाकीज़ा मोहब्बत आपको सिर्फ अपने महरम से होती है, और आप मेरे महरम नहीं हैं। तो प्लीज़ एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए सब। आज फ़ान के रोने की रात थी। स्टेज पर रोहान और मनाल से मजाक करती है हयानूर को उसकी कज़न ने नीचे बुलाया। हयानूर एक्सक्यूज़ करती हुई नीचे आई। हयानूर, बोलो क्या हुआ? कोई काम था आप सबको? इसकी कज़न ने ये के बाद देखते सवाल बल्कि तंज करना शुरू कर दिया। हयानूर, ये तो बताओ, तुम्हें मज़ा आ रहा है शादी का? इतना बड़ा हिजाब लगाने के बाद? इसके चुप होते ही दूसरी कज़न बोली, अरे जब तुमने ये हिजाब लगाया है तो तुमने मेकअप क्यों किया? ऐसे ही आ जाती। हाँ हाँ। हयानूर ने कुछ देर इनको देखा और फिर जैसे सवाल थे वैसे ही वो जवाब देना शुरू हुई। पहले मुस्कुराई और फिर कहा, आप लोगों की मालूमात में इजाफा करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि नज़ारे आंखों में होते हैं, नाक थोड़ी गाल वगैरह से नहीं। तो आप लोग गौर से देखें मेरी आंखें। और दूसरी बात, आप लोग मुझे ये बताएं, आप सब ने मेकअप किस लिए किया है? वो सब अब थोड़ा सीरियस हो गई, संजीदा से कहने लगी, जाहिर है अपने लिए। हयानूर, ओ हाँ, हाँ हाँ, अच्छा तो मैं आपको बताऊं, असल अपने लिए मेकअप करना यही होता है जो मैंने किया। मैं अपनी बुराई नहीं कर रही, बस आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रही हूँ। क्या आप लोग दलील दे सकती हैं अपने मेकअप की कि आपने ये अपने लिए किया है? क्या ढांप सकती हैं अपना चेहरा? एक ने बचते हुए बहाना बनाया, वो मुझे अम्मी ने बुलाया था तो मैं भूल ही गई, मैं चली। दूसरी तीसरी सब कुछ ना कुछ कहकर वहाँ रफू चक्कर हो गई और हयानूर मुस्कुराकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। फ़ान बादशाह अपने रूम की सब लाइट ऑफ किए है, आके मुतालिक सोचों में गुम होता है कि आखिर इतने से दिनों में हयानूर इतनी कैसे बदल गई। मैं बस 2 महीने ही तो दूर रहा इससे, और वो तो अब मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया? कैसे हो गया और क्यों सुने वो मेरी बात? मैंने इसके साथ कितना घटिया मजाक किया, फिर कॉल भी नहीं की इसे। और करता भी कैसे? मैं तो खुद अपना मोबाइल भूल गया था यहाँ। वफ़ान पाशा खुद से सवाल जवाब में गुम था कि इसका मोबाइल बजने लगा। इसने बिना नाम देखे फ़ोन उठाकर कान के पास किया और कहा, वफ़ान, अस्सलाम वालेकुम। वफ़ान पाशा स्पीकिंग। वालेकुम सलाम। मुझे पता है, तूफ़ान पाशा, ये वजाहत ने कहा। ओ यार, मैंने बिना नाम देखे कॉल अटेंड कर ली थी। और इस वक्त कैसे कॉल की? काम कोई था कोई? जहाँ हाँ, काम तो है पर ऑफिस में बताऊंगा, इसीलिए कॉल की थी। तो कि तू कल मुझे ऑफिस में मिल। मुझे भी तुमसे बात करनी है, मैं आऊँगा कल ज़रूर। जन्नत बाजी आज भी एक हदीस सिखाने वाली थी। यह कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि वो आज भी हदीस के ज़रिए कुछ समझाना चाह रही थी। चले हैं अनु, तर्जुमा करें हदीस का। हदीस की किताब अरबी ज़ुबान में थी तो पहले तर्जुमा होता था, फिर इसका मतलब समझाया जाता था। अनु ने तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। तमाम बनी आदम बहुत गलती करने वाले हैं, और गलती करने वालों में से बेहतर तौबा करने वाले हैं। जन्नत बाजी, शाबाश, अच्छा तर्जुमा किया आपने हयानूर। चले आज आप सब अपनी अब तक की ज़िंदगी पर गौर करना कि आपने अपनी कितनी गलतियों पर माफ़ी मांगी है, तौबा की है। आप देखें हदीस हमें क्या सिखा रही है कि तमाम बनी आदम गलती करने वाले हैं, पर बेहतर किसको कहा? जो तौबा करने वाले हैं। आज आपका काम यही है कि आप देखें आपने कितनी गलतियों पर तौबा की है। सब लॉन में बैठे खुशगवार अंदाज में बातें कर रहे होते हैं कि एकदम हयानूर के आते ही रूहान कह उठता है, अम्मी जान, अब हया की भी शादी कर दें, देखे कितनी बड़ी हो गई है ये। और मुस्कुराते हुए कहता है। साथ शहरीन बेगम भी शुरू हो जाती हैं, हाँ ठीक है, हाँ रूहान, तुमने, अब हमारी हया की शादी का ही वक्त है। ज़रूर करें, पर पहले आप लोग मेरा इंतखाब सुन लें। अम्मी जान, मैं किसी आम इंसान से शादी नहीं करूँगी, मैं आलिम से शादी करूँगी, क्योंकि मैं अपने शरीक हयात के साथ जन्नत में जाना भी रहना चाहती हूँ। और किसी ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो मेरी आखिरत संवारे। हया ने कहा। हया नूर, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह ये बातें कर रही हो? रूहान ने कहा।
रुहान बेटे इसमें गलत क्या है? वो बस अपनी पसंद बता रही है नूर, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे, शरीन बेगम ने कहा। साथ बैठा वजाहत है नूर को गौर से देख रहा होता है कि इसने अफान का जिक्र नहीं किया। क्यों? हयानूर जाते जाते कहती है, अम्मी जान पर पहले मेरी पढ़ाई पूरी होने दीजिएगा। वजाहत आज शिद्दत से अफान का इंतज़ार कर रहा होता है, बार बार घड़ी को देखता है और फिर गेट की ओर निगाह दौड़ाता है। बलाखिर अफान आ ही जाता है। ओह शुक्र शुक्र यार, तुम आ गए। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ तुम्हें आज मेरा इंतज़ार कैसे? पहले तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम आज मुझसे करने वाले थे यार। तुम मुझे ये बताओ कि अचानक हयानूर को क्या हो गया, वो इतनी चेंज कैसे हो गई? असल में हया अब दरअसल जाती है और इसमें ही सब तब्दीली वहीं से आई है। पर तब्दीली अच्छी है, वजाहत ने कहा। अरे वो तो मेरी अब एक बात भी नहीं सुनती, नंबर भी बंद होता है इसका, अफान ने कहा। अब नंबर क्या, तुम्हें इसकी सूरत भी नहीं मिलेगी देखने को, वजाहत ने कहा। क्या मतलब? वजाहत ने कहा, हयानूर की शादी की बातें चल रही हैं घर में और तुमने इसने तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। वो किसी आलम से शादी करेगी बस, अब यही इसका फैसला है। अफान, वाट, ये तू क्या कह रहा है? दिमाग तो जगह पर है तेरा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं इससे मिलना चाहता हूँ यार, तो कुछ कर। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, पर तू अगर हयानूर को हासिल करना चाहता है तो तेरे पास वक्त है अभी भी, क्योंकि हया अपनी पढ़ाई के बाद शादी करेगी और इसमें अभी तकरीबन 4 साल तो हैं। वजाहत ने कहा। मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे आलिम बनना होगा यार, बस यही एक रास्ता है फ़ान, अगर तुझे हया चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। ओह चलो मैं सोचता हूँ, शायद हया नूर की मोहब्बत अफ़ान के लिए भी हिदायत बनने जा रही थी। आज कुरान पाक की सूरह माउन का तर्जुमा पढ़ाया जा रहा था। जन्नतबाजी जब इस आयत पर पहुंची जिसका तर्जुमा यह था, हलाकत है नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ नमाज़ पढ़ने वालों के लिए हलाकत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? जन्नतबाजी ने कहा। सब तालिबात एक दूसरे को देख ही रही होती हैं और फिर जन्नतबाजी खुद ही इनका तजस्सुस दूर कर देती हैं। जन्नतबाजी ने कहा, यहाँ नमाज़ पढ़ने वालों से मुराद वो नमाज़ पढ़ने वाले हैं जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि इनको नमाजी कहा जाए। तो जो लोग दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं इनके लिए हलाकत की वईद सुनाई गई है। इसके अलावा जो कोई भी अपना काम, जैसे अगर कोई दीन इसलिए सीखता है कि लोग इसे आलम के आलमा कहें, तो इसकी ये सारी मेहनत इनकी ही तरफ कर दी जाएगी, यानी अल्लाह के यहाँ यहाँ इनका इसका कुछ बदला नहीं, क्योंकि वो इल्म तो लोगों के लिए सीखा जा रहा था ना। और साल गुजरते गए, हयानूर की पढ़ाई हो गई, पूरी हो गई, और इस दौरान अफान का किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर एक दिन हयानूर बाहर से कुछ सामान लेकर घर आई तो देखा कि एक वजीज शख्सियत वाला नौजवान, जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और कुर्ते नुमा लिबास से तन किए हुए, वो बहुत ही एहतराम से नरम अंदाज में हुज़ैफा साहब से बातें कर रहा था। साथ वजाहत भी था। वजाहत की नज़र जब हयानूर पर पड़ी तो इसने कहा, वजाहत, अरे हयानूर तुम आ गई। वजाहत के बोलते ही इस नौजवान ने हयानूर की तरफ देखा और एकदम एहतराम में नजरें झुका ली। हयानूर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद हुज़ैफा साहब के हुक्म पर शरीन हयानूर को बुलाने आई, जिसके साथ वजाहत भी। शरीन हयानूर आपके बावन से बुला रहे हैं। अम्मी सुनने, ये नीचे कौन आया हुआ है? इसे बाबा का तो दोस्त नहीं है? ये सुनते ही वजाहत शरीन के पीछे से नमदार होता है हुआ कहता है, वो मेरा दोस्त है हयानूर। हयानूर सुनते ही चौंक जाती है। आपका दोस्त? शायद वो समझ गई थी वो नौजवान कौन है। एक बार फिर घर दुल्हन की तरफ से जाया गया था। वो दिन आ गया था जिसका इस सबको ही इंतजार था। हयानूर की शादी हो रही थी। हयानूर और अफान की शादी। वो दोनों शुक्राने के नफल पढ़कर फारिग हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हयानूर मेरी शरीकी है, तुम्हें पता है ये बदलाव तुम्हारी वजह से आया मुझ में, अफान ने कहा। असल ये है कि आप मेरे लिए जरिया बने हदायत का और मैं आपके लिए, हयानूर ने कहा। हयानूर को फ़ौरन जुनैरा की कही हुई बात याद आई, जो अल्लाह पाक से जैसा गुमान रखता है अल्लाह इसको वैसे ही अता करता है। नेक मर्दों के लिए नेक बीवियाँ हैं और ख़बीस मर्दों के लिए ख़बीस बीवियाँ हैं। अल कुरान ख़त्म शुद। तो रीडर्स, उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आया होगा। नावल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़्यादा हों। और सब्सक्राइब, आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि नावल आपको कैसे लग रहे हैं, किस बेस पर आप नावल पढ़ना चाह रहे हैं। और आपकी जितनी भी फरमाइशें आ रही हैं कमेंट में नावल की, वो उनमें से ज़्यादातर लॉन्ग नावल की हैं, तो जल्द ही उनको भी पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नावल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।